एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे हैं। चलिए आए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहां पर हम सोशल साइंस के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, अति लघुत्री करेंगे। आप लोगों ने कहा कि मैम क्वेश्चंस के फॉर्म में करवाइए, कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल कहा। और उसी पैटर्न पे सेम क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको करवाने वाली हूँ। और अब से लेकर टिल आपके पूरे जो सिलेबस दिया गया आपके थर्ड सेमेस्टर का, जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं, जो कुछ भी चीज़ें दी गई, वो वन बाय वन आपको इस क्लास में ज़रूर मिलेगी। इस क्लास से लेकर लगातार और टिल जितने भी चीज़ें आपकी लेफ़्ट हैं बची हैं, सारी की सारी इसी फॉर्म में कंडक्ट करवाई जाएंगी। तो ध्यान से हर चीज़ को देखिए, समझिए, सीखिए। फिर कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो आप मुझसे पूछेंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी उतनी बताऊंगी। और साथ ही साथ अपनी ओर से भी वो पूरा प्रयास मेरा रहेगा कि अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपको करवाऊँ, सिखाऊँ, बताऊँ। कोई समस्या हो तो आप मुझे अपडेट करिए, सिखाइए। मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ मैम यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो वो हम आपको ज़रूर करवा के बता देंगे, ठीक है, ताकि आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएं। आप जुड़े हैं करेंटली मेरे साथ शालिनी क्लासेस में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का लाभ उठाते हुए अपने पॉइंट्स को क्लियर करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, तैयारी मुझे करवानी है। तो दोनों लोग अगर मिलकर इन चीज़ पे काफ़ी बेटर वर्क करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। ये सोशल साइंस के क्वेश्चंस हैं, ये कह सकते हैं कि एकदम जो भी मैंने इससे पहले 3 4 5 जो भी क्लासेस आपके लिए कर रही है की है, लेकिन क्वेश्चंस के फॉर्म में मुझे मैंने कहा था कि शुरू से बताऊंगी। तो शुरुआत से फिर से शुरुआत करते हैं और वन बाय वन करके हर एक चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। एक प्रकार से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। प्रयास मेरा यही कि एग्ज़ाम से पहले चीज़ों को करवा दूँ। इसके लिए आप टेलीग्राम से ज्वाइन रहिए। टेलीग्राम से कनेक्टेड है तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। एग्ज़ाम तक तो ज़रूर कनेक्टेड रहे ताकि आपकी समस्याएं सॉल्व हों, आप अच्छे से हर काम को कर पाएँ। क्लियर है? चले बढ़ें आगे, देखते हैं क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, कैसे हैं, क्या करना हमें उचित है, समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? मैंने बाबर के बारे में आपको काफ़ी सारी बातें बताई, काफ़ी कुछ समझाया। तो बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, एक नंबर के क्वेश्चन में आपको आ सकता है। मैंने आज जितने भी लिए आपके अति लघुत्री ही लिए हैं। ये चीज़ 2 नंबर में भी आ सकती है। जब आप 2 नंबर में लिखेंगे थोड़ा सा कुछ बातों को इसमें और ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर है पहला मुगल बादशाह बाबर ने। तो ये भी देखिए इसी लाइन में एक क्वेश्चन आपको और मिला कि मुगल बादशाह पहला, तो बाबर कौन? बाबर ने सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद भारत की अस्थिर राजनीति, क्योंकि चीज़ें डगमगा गई थी, हिल गई थी, प्रॉब्लम बढ़ रही थी, समस्याएं बहुत ज़्यादा हो गई थी, उनकी स्थिति का फ़ायदा उठाया, पोजीशंस का फ़ायदा उठाने के लिए और कंडीशन का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, लगे होते हैं। उसने दौलत खां के निमंत्रण पर भारत पर आक्रमण किया। दौलत खां ने उसे निमंत्रण दिया और उस न्यौते पर उसने भारत पर आक्रमण किया, अटैक किया। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया। तो बाबर ने पानीपत की लड़ाई 1526 की डेट एमसीक्यूज में भी आ सकती है। हराया किसको? इब्राहिम लोदी को। किसके बीच झगड़ा हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो आपको इस तरीके से एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न मिल जाते हैं। अब आपको इसमें से प्रश्न निकालना सीखना होगा। समझ में आई बातें? तो ये आपका 1 नंबर का फैंटास्टिक प्रश्न है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान से रखना। अब इससे ज़्यादा इस टॉपिक पे लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। 1 नंबर के लिए 2 नंबर में आता है, तो थोड़ी सी बातें आप उसको इसमें ऐड कर देंगे तो शायद आपका क्वेश्चन आंसर और ही अच्छा हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, बाबर का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। बाबर का संक्षिप्त, मैंने कहा था इस तरीके जितने भी शासक राजा जो कुछ भी हैं या कोई भी है, उनके छोटे छोटे जीवन परिचय आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो संक्षिप्त परिचय में आप देख सकते हैं 14 फरवरी 1483 डेट क्या है? 14 फरवरी 1483 को फरगना में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था। पूरा नाम ज़रूर याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ ये 14 फरवरी 1483 है, ये ज़रूर आ सकती है। का जन्म हुआ था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां और माता की ओर से चंगेज खां यानी मंगोल के नेता का 14वां वंशज था। वंश परंपरा जो प्रणाली चलती उसके बेस तो यह चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। उसका परिवार तुर्की जाति के चगतई वंश के अंतर्गत आता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में ही राजा बन गया। जो खेलने की पढ़ने की उम्र होती है उसमें जब किसी को राजा बना दिया जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होने की संभावनाएं होती हैं, लेकिन गलत होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो बाबर के छोटे से परिचय में इतनी ही बात, माता पिता का नाम, जन्म स्थान कहाँ पर है, किस वंश का, किस कुल का, क्या चीज़ें हैं, आप इस तरीके से सारे राजाओं के बारे में, जिस भी राजा के बारे में से पूछा लिख देंगे तो उतना आपके लिए बहुत इनफ होगा। ठीक है, तो ये बाबर का एक छोटा सा चित्र है जो मैंने यहाँ पर अटैच किया हुआ है। फिलहाल आपको फिगर तो बाबर का बनाने को नहीं आएगा, बट पहचानना ज़रूरी है। इसी के साथ हमने 2 प्रश्न कर लिया, अच्छे अच्छे प्रश्न को देखा। कोई अगर समस्या है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। आगे बढ़िए, देखिए पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के कारण क्या थे। पानीपत की लड़ाई हुई, पानीपत की लड़ाई में यहाँ पर बाबर की जो विजय हुई, जो बाबर जीता, उसका रीज़न क्या था, किस कारण से वो चीज़ विजय में तब्दील हो गई हमारे ही इंडिया में आके। आप लिखेंगे इसका राइट आंसर, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ। सबसे पहले ये पूरी डेट का एक क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। किसके बीच लड़ा गया, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, एमसीक्यूज में आएगा। इसमें बाबर की विजय का प्रमुख कारण कुशल सेना नायक और बारूद का प्रयोग। इसने लड़ाई झगड़े में बहुत सारे इसके पास औजार अच्छे खासे थे जो लोगों के पास नहीं थे, उसने यूज़ किया। और सबसे अच्छा कि इन्होंने नेतृत्व काफ़ी बढ़िया किया था, समझ रहे हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से नेतृत्व किया। तो लोगों को, जो लोग आखिर ज़्यादा नहीं कर पाए, उसने ये सब कुछ कर दिखाया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं और जीत उसको हासिल हुई है बहुत रणनीति के साथ। और सेना नायक का रोल इसने बहुत अच्छा निभाया कि कैसे अटैक करना है, क्या चीज़ें पहले करनी, कौन सी टुकड़ी पहले रहेगी, कौन सी बाद में रहेगी, ये रणनीति यहाँ के लोग नहीं बना पाए। इब्राहिम लोधी इतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन बाबर ने उसी बहुत ही अच्छी कर ली थी, इसलिए ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मैंने आपको ये बात यहाँ पर बता दी। तीसरे का राइट आंसर मैंने आपको इस तरीके से बताया। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, नई चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। चलिए, पानीपत के तीसरे युद्ध कब हुआ और इसके परिणाम क्या थे। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई है वो कब हुई है और इसके जो रिजल्ट रहे हैं वो क्या रहे, किसके साथ हुई, किसके बीच हुई, किन में हुई। ऐसे छोटे छोटे ही प्रश्न आपको आएंगे, ध्यान रखिएगा, और बहुत ही अच्छा पेपर कर ले जाएंगे आप। तो पानीपत के तीसरे युद्ध कब हुआ, इसके परिणाम क्या हुए। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिव भाव पेशवा के तहत मराठाओं के बीच हुई। तो तीसरी लड़ाई की जो तारीख है वो आपको नहीं भूलनी। एमसीक्यूज का एक अच्छा सा फ्री का क्वेश्चन है जो आपको मिल जाएगा। आप जितने भी युद्ध लड़ाइयों के बारे में पढ़ेंगे वो किसके बीच हुई है, क्यों हुई है, जीत क्यों हुई और कब हुए, किस स्थान पर हुए, यही आपको सभी युद्धों में ध्यान रखना है। बाकी आपको एक बट कुछ भी नहीं ध्यान रखना, प्रश्न नहीं बनेगा। तो यहाँ पर तीसरी लड़ाई 1761 में हुई है, अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुई है। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव भाव को हराकर जीती थी। तो कौन जीता था, तो अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी पानीपत के तीसरे युद्ध में। हारा कौन था, सदाशिव भाव को हराया गया था, जो कि मराठा के थे, मराठाओं में से थे। ठीक है, मराठा थे, ध्यान रखिएगा। तो अफगान और मराठाओं के बीच में ये लड़ाई हुई थी, इवन इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई थी। समझ में आ रही है बातें, सिंपल तरीके से हैं। आगे आइए, खानवा के युद्ध की विजय किसकी हुई। खानवा के जो युद्ध हुए थे, लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें विजय किसकी हुई थी। तो खानवा की लड़ाई बाबर के तहत मुगल सेना और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुई थी। जो खानवा की लड़ाई हुई है वो बाबर के तहत मुगल सेना, जो मुगल सेना थी, मुगलों की सेना थी, और मेवाड़ के राणा सांगा थे, इन दोनों के बीच राजपूत गठबंधन के बीच लड़ी गई थी। इन दोनों राजपूताना के बीच में लड़ाई हुई थी। लड़ाई 16 मार्च 1527 को लड़ी गई थी। ये तारीख फ्रेंड्स नहीं भूलेगा, एमसीक्यू बनेगा यहाँ पर। मेवाड़ के राणा सांगा और राजपूत के गठबंधन के बीच में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। मुगल सेना और मेवाड़ के बीच में, या मुगल सेनाओं के लिए एक निर्णायक जीत पर समाप्त हुई थी। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, तो छोटे छोटे युद्ध हैं। उम्मीद है कि प्रश्न बन भी सकता है, नहीं भी, बट सिलेबस में दिया गया है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस टॉपिक पे एक बार अपनी नज़र ज़रूर दौड़ाएं। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए। 5 प्रश्न हमने कर लिया, मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिक बेसिक चीज़ें बताए जा रहे हैं।
फटाफट क्लास को लाइक करें जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है। आप लोग जितना प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड करेंगे उतना हर चीज़ मैं अभी से करवा दूंगी आपको, और आपके सीरीज से बहुत बेहतरीन आंसर दूंगी, इतना प्रॉमिस कर सकती हूँ आपसे। ठीक है, आगे बढ़े। टेलीग्राम से कनेक्ट रहिए, एग्ज़ाम तक ज़रूर रहिए, ज़रूर 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 रहिए, ताकि जब भी लाइव हो, क्योंकि मैथ लाइव ही होगी, रिकॉर्डेड बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 देखते हैं। 1528 में चंदेरी का शासक कौन था? 1528 के दौरान चंदेरी का शासक कौन था? तो बाबर ने 29 जनवरी 1528 को चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर हमला कर उसे पराजित किया था, और यह जीत बाबर को मालवा जीतने में सहाय, मतलब मालवा के लोगों ने उनकी हेल्प की थी, सहायता बने थे। तो ये चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में हुआ था, 29 जनवरी 1528। ठीक है, चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर बाबर ने हमला किया था। ये बाबर हर जगह जाकर झगड़ा करके आया, किसी एक जगह इसने नहीं किया है, हर जगह जाकर इसने हर राजा को हराया है और झगड़ा किया ही किया है। तो 6 मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते इसी के साथ 7वां देखते हैं। चंदेरी की लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? चंदेरी की जो लड़ाई हुई थी उसमें बाबर ने किसको हराया था? तो वर्ष 1528 में बाबर ने राजपूतों को हराया था। अब हर बार की लड़ाई में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, किसके बीच हो रही है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है, कई सारे प्रश्न ऐसे छोटे छोटे आपको ज़रूर पूछे जाएंगे। तो बाबर ने राजपूतों को हराया। उन्होंने चंदेरी में राणा सांगा के सहयोगी मालवा के शासक के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल की, उनको वहाँ पर विजय प्राप्त हुई। समझ में आई बातें? क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट बेसिक है, सिंपल है, जितना हो सका उतना आपको करवाने का प्रयास किया है, और बेसिक आपके सोशल साइंस ऐसे ही पूरे के पूरे कवर होंगे। बाकी जितने सब्जेक्ट हैं जहाँ तक पढ़ा दिया वहाँ तक है, उसके आगे का जो कुछ भी है वो सब आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं इस तरीके से करवा दूंगी। आगे बढ़िए। घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? घाघरा का युद्ध से प्रश्न आता है, सिलेबस में दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। किसके बीच हुआ था? तो आप उत्तर बताएंगे। घाघरा का युद्ध भारतीय इतिहास में लड़े गए प्रसिद्ध 2 युद्धों में से एक है, बहुत ही फेमस युद्ध है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। यह युद्ध 6 मई 1529 को हुआ था। तो 6 मई 1529 की जो तारीख है वो आपको ध्यान में ही रखनी होगी, ताकि आप गलतियां कम करें। और ऐसे युद्धों की, देखिए आप सोच रहे हैं मैम युद्ध बहुत सारे हैं, बहुत सारे राजा हैं, तो मेरे फ्रेंड्स एक काम करिए, एक पेज लीजिए, उसमें एक लाइन में मैं वैसे कोशिश करूँगी कि खुद ही टेलीग्राम पर भेज दूँ, तो सारे राजाओं के मतलब कौन सा युद्ध कब हुआ उसकी तारीख लिख दीजिए, उसके किसके किसके बीच हुई और जीत कौन हासिल किया। तो ऐसे आप अगर कॉलम वाइज एक किसी रजिस्टर में या किसी पेज में बनाकर लिख लेते हैं तो वो आपको याद करने में हेल्प करेगा। ठीक है, मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। तो ये बीच किसके बीच हुई थी? अफगान और मुगल बादशाह बाबर के बीच हुई थी। युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी और के नेतृत्व में लड़ रहे अफगान को करारी शिकस्त दी थी। तो ये चीज़ें इनके आंसर में छोटी छोटी आपको सभी युद्धों से समझ के चलनी है और ध्यान में भी रखनी है। चलिए 8th मैंने बता दिया, आगे बढ़ते हैं 9th है। हुमायूं ने 3 सैन्य अभियानों का संक्षिप्त वर्णन, हुमायूं के जो 3 सेना अभियान हैं उनका ध्यान आपको रखना है और उनका वर्णन आपको करना है। अब 3 अभियान क्या हैं? तो मैंने शायद यहाँ पर 2 ही नाम लिखे, आप एक और लिख लीजिएगा, जो मतलब इन्होंने जाकर जो लड़ाई वगैरह की है, जो युद्ध है उनके बारे में। तो कलिंजर का युद्ध हुआ है जो कि 1531 के आसपास में रहा है, और चौसा का युद्ध रहा है जो 1539 के बीच में लड़ा गया है। तो ये 2 है, आप और भी लिख सकते हैं, कई सारे युद्ध हैं जो इनके थ्रू लड़े गए हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर नाम में लिख कर रखने, क्योंकि हुमायूं से संबंधित कई सारी चीज़ें हैं जो इस सेमेस्टर में आपसे पूछी जाने की पूरी संभावनाएं हैं, तो थोड़ा सा उस लेवल से भी प्रिपेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। 10वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। सम्राट अकबर की राजपूत नीतियों की समीक्षा की। हर राजा बने, हर वंश परंपरा चल रही थी, एक के बाद एक राजा बनते गए। तो कह रहा है कि अकबर ने कई राजपूत सरदारों को उच्च मनसब प्रदान किया, मतलब बहुत सारे राजपूत सरदार इनके गठन में, इनके राज के समय पर आए थे, इनके मंत्रिमंडल में तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पद उन्हें प्रदान किया और उन्हें अपनी शाही सेवा का हिस्सा भी बनाया। जो एक सेवा होनी चाहिए उनका उन्होंने पूरा ख्याल रखा। राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल जैसे राजपूत को मुगल दरबार में बहुत बड़ा पद मिला और अच्छे अच्छे स्थान पर उन्हें रखा गया, अच्छी अच्छी उन्हें सारी चीज़ें मतलब इज्जत दी, सम्मान दिया, सब कुछ किया।
तीसरा, अकबर ने राजपूतों के साथ धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। राजपूतों के साथ जो नीति अपनाई थी वो धार्मिक सहिष्णुता को ध्यान में रखकर अपनाया था। और राजपूत हिंदू धर्म का पालन करते थे, जबकि अकबर मुसलमान थे, लेकिन उनके धर्म का, उनकी चीज़ों का पूरा सही तरीके से उन्होंने ध्यान रखा, काम किया, ताकि उनको तकलीफ़ें ना हो। और उनके धर्म से छेड़खानी या अपमान जैसे कदम को उसने बिल्कुल भी नहीं उठाया था, क्योंकि उसके मंत्रिमंडल में जो अच्छे लोग थे, जो कुछ भी थे, वो इनसे काफ़ी भरे हुए लोग वहाँ पर थे। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? उम्मीद है सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने, अच्छे प्रश्न मैंने करवाए और बढ़िया एकदम हल्का सिंपल आंसर मैंने आपको बताया। अब इसमें तो आप थोड़ी सी कुछ चीज़ों को अपने आप ऐड कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अकबर और औरंगजेब में राजपूत नीतियों का मुख्य अंतर क्या था? देखो, दो राजाओं के बारे में ही सबकी पॉलिसी अलग अलग होती है, क्योंकि सबका टाइम ड्यूरेशन भी तो अलग अलग होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। अकबर ने राजपूत राज्यों के साथ गठबंधन किया। जी हाँ, बिल्कुल किया, क्योंकि अकबर राजपूतों के साथ ही एक ऐसे राजा है जिसके मंत्रिमंडल या टाइम ड्यूरेशन में राजपूत लोग बहुत आए, तो गठबंधन किया उसने। मुगल साम्राज्य को एक मजबूत साम्राज्य बनाया, लेकिन औरंगजेब ने राजपूतों पर कब्जा करने की नीति अपनाई थी। ध्यान रखिएगा, अकबर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन औरंगजेब की पूरी नीति जो थी वो उन पर कब्जा करने के, कंट्रोल करने की थी, जो मुगलों की मृत्यु की सेना की सैया बन गई। अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध को अपनाया, लेकिन औरंगजेब ने उनके साथ ऐसी कोई भी नीति नहीं अपनाई और धोखा देने का पूर्ण प्रयास अपनी ओर से ज़रूर किया था। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, छोड़े रहो, क्योंकि हर राजा का शासनकाल अलग रहा है और सभी राजाओं ने अलग अलग नीतियों के साथ युद्धों में भी काम किया है, और युद्ध में जो भी चीज़ें हुई हैं उनकी चीज़ें अलग अलग है, तो सबका सेम बिल्कुल भी नहीं ध्यान रखना है। जगह, स्थान, किसके बीच हुई, डेट क्या है, नाम क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। एक एमसीक्यू भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, क्वेश्चंस को पढ़िए और रिप्लाई करिएगा। मुगल काल में चित्रकला का जो उत्कर्ष हुआ है वो किसके शासनकाल में ज़्यादा हुआ है और बेहतरीन तरीके से हुआ है? तो शाहजहाँ ऑप्शन 1 है, अकबर ऑप्शन 2 है, हुमायूं ऑप्शन 3 है और जहांगीर ऑप्शन 4 है। जो चित्रकला बनाई है, गुफा सजाई है, मंदिर बनाई है, कई सारी चीज़ें अच्छी अच्छी की हैं जो आज भी बनी हुई हैं, फेमस हैं, तो वो किस राजा के काल में हुई हैं? तो राइट आंसर इस प्रश्न का जो है वो जहांगीर के काल में हुई हैं। जहांगीर काफ़ी इन चीज़ों को पसंद करते थे और वो बहुत कुछ बनवाते थे। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या काम किया? अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बनाने के लिए आपसी सम्मान और समझ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देकर हिंदू मुस्लिम के संबंधों में जो खिन्नता और बहुत दुश्मन कट्टरपन घुसता है उसको कम करने का पूर्ण प्रयास अपने शासनकाल के दौरान किया था। उनकी समावेशिता की जो नीति थी उनको समाप्त किया, बहुत सारे कर जो लगे हुए थे उनको ख़त्म किया, हिंदुओं को अच्छे अच्छे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त भी किया। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई काम किया, तो इससे शांतिपूर्वक हर काम और सहयोग भी किया ताकि ये चीज़ें शांति से बनी रहे और काम भी आसान तरीके से बन जाए। तो फिलहाल कह सकते हैं अकबर एक अच्छा राजा भी रहा है, इसलिए बहुत फेमस भी है। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर का संक्षिप्त जीवन परिचय बताइए। तो भारत में मुगल शासनकाल के दौरान सम्राट जहांगीर, यहाँ पर है, सम्राट जहांगीर को सबसे पहले शक्तिशाली सम्राट माना जाता है। उनका नाम ही अर्थ है विश्व का विजेता। ये चौथे मुगल सम्राट थे जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। 1605 से लेकर 1627 तक, अपनी मृत्यु तक 22 वर्षों तक शासन किया इन्होंने। और 31 दिसंबर 1569 को फतेहपुर सिकरी में नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम के नाम से जाने गए। तो ये चीज़ें इनके बारे में है। फिलहाल सभी राजाओं के बारे में तो छोटा छोटा ज़रूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पूछ लिया जाएगा, तो तैयारी आपकी जम की होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर को किसने हराया था? शाहजहाँ ने। जहांगीर को किसने हराया था? शाहजहाँ ने। एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान रखिएगा, 1 वर्ड का है। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो सर थॉमस रो। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है, नाम ध्यान रखिएगा। जो 1615 से 1600 के बीच में राजदूत है, जो 1615 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। उन्होंने मुगल साम्राज्य में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया और 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की दिशा में पहला कदम भी रखा था। तो ये पहले आए हैं, चीज़ों को आकलन किया। आपके घर में पहले चोर आता है, किसी बहाने से हर चीज़ को देखता है, करता है, फिर चोरी करने आता है, चाहे वो फ़कीर के फॉर्म में है, चाहे वो फेरी वाले के फॉर्म में, किसी इसी तरीके से ये लोग यहाँ पर आकर हर चीज़ को समझ के, घुस कर, देख कर ये चीज़ें करते थे और ऐसा ही इन्होंने सबने किया। ये इनकी पॉलिसी के तहत हुआ था।
तो ये रहे आज के 16 प्रश्न मैंने करवाए, जो कि आपके शुरू के टॉपिक से लेकर करवाए। उम्मीद है कि मेरी ये मेहनत सफल होगी और अच्छा प्रश्न आपको कराया। फ्रेंड्स, आपके सीरीज़ से अच्छे आंसर्स मैंने खोज कर दिखाए कराए। अगर क्लास पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना को बिल्कुल नहीं भूले। कोई दिक्कत है तो पूछे, जितना होगा उतनी हेल्प आपकी मैं ज़रूर करूँगी। थर्ड सेमेस्टर अच्छे से देना है, करना है। 2 हमने दे लिया, 2 हमें और करना है। साथ बने रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। बाय बाय। कोई दिक्कत है तो पूछिएगा हमसे ज़रूर। बाय बाय, टेक केयर।